हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया है। मतलब आज से चुनाव की घोषणा तिथि सबका निर्णय हो गया। तो आज से लग गया है बिहार में आचार संहिता। तो आपके मन में बहुत सारी सवाल आ रही होंगी, विशेषकर जो बीपीएससी एई के जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम देके प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की तक देख लिया और उनको रिजल्ट का इंतजार है, उनके लिए वीडियो खास है कि रिजल्ट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या लगते हैं, क्या नए चीज हो सकते हैं, क्या नहीं है। तो आइए इसे हम समझते हैं। मैं कोई कानूनी सलाहकार नहीं हूँ, मुझे भी ज़्यादा संविधान का ज्ञान नहीं है, मैंने भी अदर सोर्सेज से ये सारी चीज़ें जुगाड़ी हैं। तो अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो भारत में जब चुनाव की घोषणा होती है तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक विशेष नियमावली लागू करता है जिसे आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और समान अवसरों के साथ संपन्न हो। ये था हमारा व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट और ये क्यों जरूरी है। अब इसका रिलेशन अगर हम देखेंगे संविधान से ये कैसे रिलेटेड है, रिलेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन, तो आचार संहिता सीधे किसी एक अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसका आधार संविधान के कई अनुच्छेदों से जुड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। आर्टिकल 14 सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 19 का 1A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, लेकिन चुनावी भाषणों में मर्यादा का पालन भी आवश्यक बनाता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि निष्पक्ष चुनाव हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा होता है। इसलिए भले ही आचार संहिता कोई कानून नहीं है, परंतु यह संविधान की भावना और लोकतांत्रिक मर्यादा पर आधारित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आचार संहिता को के लागू होते ही क्या बदल जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स कम इनटू इफेक्ट। जैसे कि अभी बिहार में आ गया तो कल से क्या क्या चेंजेस होंगे, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा करता है उसी क्षण से आचार संहिता लग जाता है। इसके बाद सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लग जाती है ताकि वो अपने पद का दुरुपयोग ना करे। आप फिल्म भी देखे होंगे, बहुत सारे फिल्म में ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। अभी एक साउथ की बढ़िया फिल्म थी, वो भी एकदम अच्छे से दिखा रही थी कि व्हाट्स द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या काम नहीं हो सकता है। अभी हमारे बिहार में आचार संहिता लग गया है तो हम लोग जाने क्या क्या काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला होता है कि नई योजनाओं की घोषणा अब कोई नहीं कर सकता। सरकारी फंड से विज्ञापन या प्रचार जो है वो बंद होगा। मंत्रियों और अधिकारियों को चुनावी प्रचार में सरकारी साधन उपयोग करने की मनाही हो जाएगी। ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट पर रोक लग जाएगा। धार्मिक या जातिगत अपील के साथ वोट मांगना वो भी अब बंद हो जाएगा। सरकारी भवनों या वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता। तो ये 6 कामें जो थी महत्वपूर्ण कामें जो अब बंद हो जाएगी कल से बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या काम हो सकता है। तो पहले से जो स्वीकृत विकास कार्य हैं जिनकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और वो चलते रहेगी, उन्हें नहीं रोका जा सकता है। आपातकालीन सरकारी कार्य जैसे राहत या सुरक्षा सेवाएं चलते रहेगी। दैनिक प्रशासनिक कामकाज चलते रहेगा। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट का। तो आचार संहिता का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी राजनीतिक दलों के समान अवसर मिले, जनता पर सरकारी प्रभाव या प्रलोभन न पड़े, चुनावी प्रक्रिया विश्वसनीय और निष्पक्ष बनी रहे। कंक्लूजन लास्ट में हम लोग ये आते हैं कि आचार संहिता लोकतंत्र की आत्मा है। यह राजनीतिक दलों को मर्यादा में रहने की सीख देती है और जनता को विश्वास दिलाती है कि सत्ता में कौन है यह नहीं बल्कि जनता की इच्छा ही असली ताकत है। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोड ऑफ कंडक्ट का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे और भर्ती प्रक्रिया में इसकी क्या इफेक्ट होगी।
तो जब आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है तो सरकार और विभागों के हर फैसले पर निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी होती है। तो बहुत सवाल आ रहे थे तो मैं उसी को विस्तार में लिख रहा हूँ कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से जारी थी यानी विज्ञापन पहले ही जारी हो चुका था उस पे क्या होगा। तो इस पे जो आया है रिजल्ट, अगर किसी भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन पहले जारी हुआ है, परीक्षा हो चुकी है और सिर्फ परिणाम यानी रिजल्ट या ज्वाइनिंग बाकी है तो सिद्धांत रूप में ये कहा जाता है कि ज्वाइनिंग या रिजल्ट घोषित किया जा सकता है लेकिन निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बाद ही। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो रिजल्ट को होल्ड ना करके रिजल्ट पब्लिश की जा सकती है, लेकिन उसमें निर्वाचन आयोग कुछ चीजें देखता है। क्या देखता है? क्या यह प्रक्रिया चुनावी लाभ के लिए उपयोग हो सकती है? क्या किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा या नुकसान हो रहा है? अगर आयोग को लगता है कि इसका राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तो रिजल्ट और ज्वाइनिंग की अनुमति दे देगा, लेकिन अगर इसका फायदा किसी पार्टिकुलर पार्टी को मिले तो यहाँ पे वो रोक लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अभी लीजिएगा कि मान लीजिए बीपीएससी एई का रिजल्ट आ गया और जेडीयू ने सबको दिख रहा है कि जेडीयू या एनडीए की सरकार है और उन्होंने बोला कि हम इतना वैकेंसी लाए हैं, देखिए इतना का ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो ये एक तरह से एक किसी पार्टिकुलर राजनीतिक दल को फायदा मिल गया इसके रिजल्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अपने आप रिजल्ट जारी किया जा सकता है? मान लीजिए कि आरसीडी हमारा नोडल है, क्या वो रिजल्ट जारी कर सकता है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। आचार संहिता के दौरान कोई भी विभाग अपना रिजल्ट या अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं कर सकता। उसे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होती है। अगर वहां पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को वो समझा पाए कि सर इससे कोई भी राजनीतिक दल को कोई भी फायदा नहीं है और वहां पे उन्होंने अपनी सहमति जता दी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन मामलों में आमतौर पर अनुमति मिल जाती है? तो भर्ती प्रक्रिया जो पूरी हो गई है, निष्पक्ष हो चुकी है, जैसे परीक्षा मूल्यांकन पहले ही हो चुका है, कोर्ट ऑर्डर अगर हो किसी का, मतलब किसी में केस चल रहा हो और जज साहब ने तुरंत उसे रिजल्ट को परिणाम देने के लिए बोल दिया हो और उसी बीच में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उससे उस रिजल्ट को प्रभावित नहीं होगा, वो रिजल्ट उन्हें देना ही देना है। एसेंशियल सर्विसेज जैसे स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ी कोई भी नियुक्तियां हैं तो उसमें रोक नहीं लगाते हैं वो लोग दे देते हैं। अब मान लीजिए जैसे होमगार्ड का बहाली हो रहा है या पुलिस का या आर्मी का या किसी स्वास्थ्य का बहाली हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में किसी कक्ष का, तो बेसिकली उनको वो दे देते हैं ताकि एक जो पब्लिक बैलेंस है, जो सर्विस का बैलेंस है वो बना रहे। किन मामलों पे रोक लग सकती है? तो अगर सरकार नए पद सृजित कर रहे हैं, बंद हो जाएगी। नई नियुक्तियों की घोषणा करे चुनाव के दौरान या परिणाम को राजनीतिक लाभ के लिए प्रकाशित करने की कोशिश करें। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, नई नियुक्तियों की बहाली, जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियो भी बनाया है, बीटीएससी ने निकाल दिया जेई की बहाली। अब ना ही उसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ना ही कुछ, डेट कब भी है, 10 तारीख से है, 10 अक्टूबर से। अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसको भी बंद करने की पावर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संक्षेप में निष्कर्ष समझते हैं। अगर भर्ती का विज्ञापन और परीक्षा पहले हो चुकी है तो परिणाम या नियुक्ति निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलने के बाद की जा सकती है, मतलब पब्लिश हो सकती है। अगर आप ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, एक बात हर किसी के माइंड में आता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सबके मन में आती है कि क्या जिन भर्तियों की सिर्फ घोषणा हुई थी, जिनका ऑनलाइन आवेदन शुरू होना था, उन पर आवेदन लिया जाएगा या नहीं। चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। जो मैंने अभी बताया कि बीटीएससी का जेई का बहाली निकला हुआ है, बहुत सारे का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट निकल गया कि इतने पद पे बहाली होनी है, इतनी पद पे 2195 के पद पे जेई की बहाली होनी है। कई वैकेंसीज हैं जिनकी सिर्फ नोटिफिकेशन निकल गई है, उसकी कोई और जो डेट है ऑनलाइन आवेदन का वो आफ्टर है 10 या 12 से अप्लाई होने वाला है। तो उसी के बारे में हम समझते हैं। पहला क्या है, अगर केवल घोषणा हुई है, आवेदन शुरू नहीं हुआ है, तो अगर किसी भर्ती की सिर्फ विज्ञापन जारी किया गया था तथा आवेदन की तिथि घोषित की गई थी लेकिन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है तो अब उस पर रोक लग जाएगी, मतलब बीटीएससी पर रोक
लग सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पर, क्योंकि यह आचार संहिता के दौरान सरकार या कोई विभाग नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट नियम है, कोई भी नया रोजगार नोटिफिकेशन, आवेदन, आमंत्रण या योजना की शुरुआत चुनाव की घोषणा के बाद नहीं की जा सकती। तो आप समझ लीजिए बीटीएससी की जो फॉर्म फिलअप का डेट था वो अब एक्सटेंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आवेदन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी थी, अब यहाँ पे बीसीजीएल है आपका, बीएसएससी का +2 है, इन सब की आवेदन ऑनलाइन चल रही है और वो 14 तक चलने वाली है, 14 तक उनको एक्सटेंड किया गया है। तो यदि ऐसी प्रक्रिया है कि जिसकी आवेदन चालू हो चुकी थी, बहुतों ने आवेदन कर रखा है, तो उसी पे ये दूसरा सवाल है कि यदि ऑनलाइन आवेदन पहले से चल रहा था, मतलब पोर्टल खुला हुआ है और लोग आवेदन कर रहे थे, तो उस स्थिति में आयोग यह निर्णय ले सकता है कि आवेदन प्रक्रिया जारी रखी जा सके अगर उसका राजनीतिक फायदा किसी दल को नहीं मिलेगा तो। लेकिन कई बार विभाग सावधानी के तहत पोर्टल को अस्थायी रूप से बंद भी कर सकती है, तो ये आयोग का फैसला होता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है। आयोग की जब तक परमिशन ना मिले तो उन्हें अस्थायी रूप से होल्ड कर देता है और उनका डेट एक्सटेंड कर सकता है। नई भर्तियां या नई घोषणा पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। आचार संहिता लगने के बाद नई भर्तियां या नए विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकते। नई योजनाएं एवं आर्थिक लाभ देने की घोषणाएं भी रुक जाती है। राजनीतिक दल या मंत्री किसी भी प्रकार का रोजगार या आर्थिक लाभ की घोषणा नहीं कर सकते। चलिए एक और चलते हैं। पुरानों मामले में छूट संभव। अगर कोई भर्ती बहुत पहले से लंबित है और केवल परिणाम या फाइनल प्रक्रिया बाकी है, तो आयोग अनुमति देकर प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा बीपीएससी AE 29/2025 में शायद अगर ले जाए बीपीएससी इलेक्शन कमीशन के बाद और दिखाए कि सर ये बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उस पे हामी मिल सकती है। चलिए आगे संक्षेप में समझते हैं स्थिति। आवेदन की तारीख और सिर्फ घोषित हुई थी तो क्या होगा, आवेदन अब नहीं लिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो जारी रखने की अनुमति आयोग को दे देगा। नई भर्तियों की घोषणा चुनाव के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद ही संभव है। परिणाम या ज्वाइनिंग पुराने विज्ञापन की संभव है तो आयोग बोल सकता है, आयोग अनुमति देने के बाद उस पे संभव है कि आपका परिणाम दे दे। चलिए एक लाइन में कहे तो जहां आवेदन शुरू नहीं हुए थे वहां अब आवेदन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग आचार संहिता लागू होते ही नई भर्तियों पर रोक लगा देता है। और ये रोक किस पे लगेगा, ये लगेगा बीटीएससी के जेई पे। ठीक है। एक और भी सवाल हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भर्ती, परिणाम, नियुक्तियां या नई कोई योजना किन किन आर्टिकल के तहत रोकी जाती है। बहुत का सवाल होगा ना कि सर ऐसे ही थोड़े ना रुक जाएगा, कोई आर्टिकल होगा, कोई संविधान होगा, उसी के अनुसार रुकेंगे। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसी के बारे में। आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक संवैधानिक आधार, इसका सबसे पहला क्या है 324। ये कोई कानून नहीं है, लेकिन इसका पूरा आधार जो है वो भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों से मिलकर बनता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित कर सके ताकि चुनाव निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर हो सके। तो सबसे पहला है 324, भारत के निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार दायित्व देता है। यही सबसे मुख्य अनुच्छेद। इसके तहत आयोग आचार संहिता लागू करता है। नई नियुक्तियां, विज्ञापन, परिणाम घोषणा या सरकारी प्रचार पर रोक लगा सकता है। विभागों से अनुमति के बिना कोई निर्णय न लेने का निर्देश दे सकता है। सभी रोकें इसी आर्टिकल 324 की शक्तियां में आती है। मतलब जितने भी आपके रुकावट है या जितने भी राइट्स हैं उनको वो 324 के अकॉर्डिंग रोक सकता है। इतनी पावर है इलेक्शन कमीशन को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी। कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल चुनाव में असमान लाभ नहीं पा सकता। इसलिए सरकार अगर चुनाव के दौरान नई योजना शुरू करेगा, नौकरियां घोषित करेगा या सरकारी धन से प्रचार करेगा तो आर्टिकल 14 समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 19 में हम लोग क्या देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बोलने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही अगर आर्टिकल 92 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है, जैसे कि नफरत फैलाने वाले भाषण, धार्मिक
जातिगत अपीलें आदि आचार संहिता के तहत प्रतिबंधित रहती है। अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? निष्पक्ष चुनाव एक मौलिक अधिकार के रूप में है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि न्यायपूर्ण शासन और निष्पक्ष प्रशासन से भी है। इसलिए अगर चुनाव आयोग के समय अपने पद का दुरुपयोग करे तो यह आर्टिकल 21 की भावना का उल्लंघन करता है। चलिए, अनुच्छेद 309 310 नियुक्तियों से जुड़ी जो शक्तियां हैं, यह अनुच्छेद सरकारी नीतियों एवं सेवा शर्तों से संबंधित है। अब आचार संहिता लागू होती है तो चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के तहत इन पर अस्थायी रोक लगा देता है ताकि कोई दल या मंत्री इन अनुच्छेदों का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए किन किन कामों पर रोक लगती है? तो यहाँ पे कार्य आपका यह रोक के कारण और ये संबंधित अनुच्छेद। नई भर्ती या विज्ञापन जारी करना समानता भंग करेगी, आर्टिकल 14। आवेदन या नियुक्तियां प्रारंभ करना सत्ता का दुरुपयोग हो जाएगा, आर्टिकल 324 309 खत्म करेगा। सरकार का प्रचार या उद्घाटन राजनीतिक प्रभाव डालेगा, जिसको आर्टिकल 14 का खत्म हो जाएगा। धार्मिक या जातिगत अपील, अनुचित भाषण, आर्टिकल 19(2) जिसे रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। लाभ वाली योजनाएं घोषित करना, वोट पर प्रभाव डालना, आर्टिकल 324 के तहत। निष्कर्ष क्या निकलता है? आचार संहिता संविधान के 324, 14, 19, 1, 21, 309 से 311 आधारित है। इनकी मदद से चुनाव आयोग सरकार की शक्तियों को सीमित रखता है, चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी, समानता के सिद्धांत पर आधारित करता है। ये आर्टिकल जो 309 310 है भारतीय संविधान के पार्ट 14 में है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट में है। अब इस तीनों को आप जानने की इच्छा भी आ रही होगी, जब मैंने 3 बार कर दिया 309 310 311, तो आपको सोचना होगा कि ये है क्या। तो अनुच्छेद 309 क्या बोलता है? रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति और सेवा की शर्तें। यह अनुच्छेद बताता है कि केंद्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें तय करने के लिए कानून बना सकता है। जब तक संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून नहीं बनाता तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल नियम रूल बना सकते हैं। यानी सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी प्रक्रिया, भर्ती, प्रमोशन, सस्पेंशन, पेमेंट, रिटायरमेंट, ये सब 309 के तहत आती है। आचार संहिता में इसका क्या महत्व होता है? जब आचार संहिता लागू होता है तो आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग की शक्ति के तहत 309 के अंतर्गत नई नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है ताकि कोई राजनीतिक लाभ न मिल सके। अनुच्छेद 310 क्या बोलता है? टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, सरकारी सेवकों के कार्यकाल की अवधि। भावार्थ क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। मतलब केंद्र के कर्मचारी राष्ट्रपति की और राज्य के कर्मचारी राज्यपाल की सुख संतोष प्लेजर पर काम करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना कारण हटाया जा सकता है, लेकिन यह बताता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबित या हटाने का अधिकार रखती है। आचार संहिता में महत्व क्या है इसका? चुनावी अवधि में सरकार इस प्लेजर की शक्ति पर राजनीतिक दुरुपयोग ना करे, इसलिए चुनाव आयोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थानांतरण, ट्रांसफर, पदोन्नति, प्रमोशन और या नई नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। आप देखते होंगे कि आचार संहिता लगने से पहले कई सारी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, जो भी गवर्निंग आपका गवर्नमेंट होता है वो अपने अनुसार कि उनके बेनिफिट्स में कौन कौन डीएम रहेंगे, कौन डीडीसी, कौन एसपी रहेंगे, कौन क्या रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देते हैं। सिंपल सा बात। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 311। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कोई भी आप ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकते। अनुच्छेद 311 में क्या आएगा? डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सर्विस सिविल कैपेसिटी, सरकारी कर्मचारियों को हटाने या पद घटाने से संबंधित सुरक्षा। यह भावार्थ क्या देता है? सरकारी कर्मचारियों को न्याय संगत प्रक्रिया, फेयर प्रोसीड्योर का अधिकार देता है। अगर आपको कोई हटा रहा है तो आप उसकी सुनवाई या कार्रवाई कर सकते हैं। आचार संहिता में इसके क्या महत्व है? चुनाव के दौरान किसी अधिकारी को राजनीतिक कारणों से हटाने या स्थानांतरित करने पर रोक होती है ताकि किसी पार्टी का फायदा या नुकसान ना हो। अब क्या हो गया कि मान लीजिए कोई भाई नेताजी से हमारी दुश्मनी हो गई कि नहीं ऑफिसर की, अब उसका लो तबादला पे तबादला किए जा रहा है, तो इस पे भी आचार संहिता में नियंत्रण हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग संक्षिप्त में इसको समझते हैं कि क्या है इसका। तो तुलना करेंगे अगर संक्षिप्त में, तो यह है अनुच्छेद, यह विषय, यह चुनाव अवधि में महत्व। 309 में क्या है? नियुक्ति, सेवा शर्तें,
नई नियुक्तियों पर आयोग अनुमति जरूरी। 310 में राष्ट्रपति राजपद की संतुष्टि पर सेवा रोक, मनमाने ट्रांसफर या नियुक्ति पर रोक लग जाता है। 311 में कर्मचारी को हटाने की सुनवाई का अधिकार, राजनीतिक हस्तक्षेप में सुरक्षा पाता है। निष्कर्ष यही निकल के आता है कि 324 जैसे ही लागू होता है, मतलब जब से आचार संहिता लगता है, तो 309, 310, 311 पर सीमित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। चलिए, अब ये पूरा था मैटर आपका आचार संहिता का, कोड ऑफ कंडक्ट का। तो अब आप बताइए कमेंट्स में आपको क्या लगता है, रिजल्ट बीपीएससी एई 29/2025 और बीपीएससी 32/2024 का ज्वाइनिंग हो पाएगा या नहीं? आप कमेंट में बताइएगा आपको क्या समझ आया। आपको, मुझे जहां तक लगता है, रिजल्ट अगर चाहे तो घोषित कर सकता है, लेकिन आफ्टर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के परमिशन से। ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, उतना रिस्क नहीं लेता है कोई, लेकिन ये भी कर सकता है आफ्टर, क्योंकि 2024 की वैकेंसी है तो 1 साल 1.5 साल डिले है, बहुत पुरानी वैकेंसी है। ज्वाइनिंग भी दे सकता है, लेकिन वही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के परमिशन पे। आपका जो बिहार सीजीएल बीएसएससी +2 इन सब की बहाली कंटिन्यू रहेगी। आवेदन प्रक्रिया उसके आगे कुछ नहीं होगी। जो नई घोषणा हुई है बीटीएससी और वगैरह वगैरह की, जिसमें आवेदन नहीं चालू हुआ है, वो अब अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बताइए, अगर कुछ गलत हो तो वो भी कमेंट में बताइए, उसे सुधार के मैं कमेंट भी कर दूंगा आपके साथ। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कर लीजिए यार, तभी तो कुछ आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। आप अगर सपोर्ट करिएगा तभी तो हम सपोर्ट करने लायक बनेंगे। तो चलिए, चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।